हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ वाले में। और मैं हूं आपका जेपी सर, जिससे आप मैथ की सीरीज अभी पढ़ रहे हो क्लास 10th की। और आपा ने बेटा क्लास 10th का पहला चैप्टर कर लिया है, ठीक है। और दूसरा चैप्टर भी आपा ने पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपा है थर्ड चैप्टर पे, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। आज बेटा आपा उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइजों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं बेटा बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्वेश्चनों की तरफ, ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन की तरफ बेटा। तो इसके अंदर ये बोल रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या है बच्चे? देखो मेरी बात सुनो। आपके पास जैसे आपा ने x प्लस में 2 इज इक्वल टू, अगर मैंने यहां पे लिख दिया 0, क्या लिख दिया बच्चे? 0। तो आप मेरे को एक चीज बताइए बेटा, ये इक्वेशन तो है, ठीक है, लेकिन किस वेरिएबल में है? आपने कहा सर x वेरिएबल में है। क्लियर है? किस वेरिएबल में है? x वेरिएबल में है। क्या इसकी पावर यानी डिग्री 1 है वेरिएबल की? तो आपने कहा सर बिल्कुल 1 है भाई, 1 है। देखिए इसकी पावर कितनी है? कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है इसकी पावर क्या है बेटा? 1 है। एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 हो मैक्सिमम, तो उसको आप क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। और ये इक्वेशन है लीनियर एक्स वेरिएबल में, ठीक है। अब इसने बोला है कि पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा, एक और इक्वेशन होनी चाहिए, लेकिन वो क्या है? वो कहता है कि 2 वेरिएबल होने चाहिए। ये तो एक ही वेरिएबल में ना, सिंगल वेरिएबल में है। वो कौन सा वेरिएबल? एक्स है। इसने बोला पेयर मतलब 2, ठीक है ना, 2 इक्वेशन होगी, लेकिन इन 2 वेरिएबल, ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने लिखा 3x प्लस में 5y, ठीक है, प्लस का 7 इज इक्वल टू क्या लिख दिया बेटा? 0 लिख दिया है, ठीक है। और एक और इक्वेशन अगर आप ले लेते हैं यहां पे, मान लो 5x माइनस का 2y, ठीक है, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होगी पहली और ये इक्वेशन होगी बच्चे दूसरी, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन होगी, 2 इक्वेशन है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको क्या बोल देंगे? पेयर बोल देंगे बेटा। लेकिन ये 2 वेरिएबल में, हाँ सर, एक x है और एक क्या है? y है। अब ये देखिए 2 वेरिएबल में है लेकिन लीनियर एक ही नहीं है। सर लीनियर कैसे पता चलेगी? जो भी इसमें वेरिएबल यूज हो रहे हैं, क्या उनकी पावर 1 है? दोनों की। देखिए क्या इसकी पावर 1 है? हाँ जी सर, इसकी पावर भी 1 है। 2 वेरिएबल है लेकिन दोनों की पावर क्या है? 1 है, ठीक है ना। तो आप उसको क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। क्या बोलेंगे बेटा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पेयर बन गया, 2 वेरिएबल है और दोनों की पावर 1 1 है, तो आप इसको क्या बोल देंगे? लीनियर इक्वेशन बोल देंगे। इन टू वेरिएबल पेयर है। इन्हीं के बारे में आप स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। और अब मेरी बात सुनिए। अब ये इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है उसकी कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। जैसे आपने फोर्थ चैप्टर अगर आपने किसी ने पढ़ा हो, तो उसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये रिप्रेजेंटेशन है भाई। ए और बी की जगह पे तो कुछ भी आ सकता है, एबीसी की जगह पे। मतलब ये क्या है? उसकी रिप्रेजेंटेशन है, जिसको आप क्या बोलते हैं? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ऐसे ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की भी कुछ ना कुछ क्या होगी बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। तो इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो देखिए। देखिए बेटा, ये होती है इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यानी 2 वेरिएबल में है तो ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू क्या बोल देंगे? 0। अब एक इक्वेशन और होनी चाहिए, तो आपको सर 2 वेरिएबल में तो ऐसे ही बनेगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में फर्क कैसे पता चलेगा? अगर ये पहली इक्वेशन है तो मैंने इसको नाम दे लिया a1 b1 और क्या बोल दिया बेटा? c1। अगर ये दूसरी इक्वेशन है तो मैं इसके कोफिशिएंटों को a2 b2 और क्या बोल दूंगा बेटा? c2 बोल दूंगा। ये पहली इक्वेशन होगी इसलिए मैंने इनके कोफिशिएंट को 1 1 बोल दिया। ये दूसरी इक्वेशन है तो इनके कोफिशिएंटों को मैंने क्या बोल दिया? 2 2 बोल दिया। क्लियर है भाई? ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। अब ये जो 2 इक्वेशन दे रखी है, अब इनको सोल्व करना है अपने को। अब सोल्व करने के बेटा हमारे पास है ना 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। पहला है आपके पास ग्राफिकल मेथड, ठीक है। दूसरा आपके पास है बेटा कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड है। और तीसरा जो मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। आप 1 बाय 1 तीनों मेथडों को क्या करेंगे? सीखेंगे। पहले मेथड पे आ जाते हैं। यहाँ पर कौन सा मेथड है बोलिए? ग्राफिकल मेथड है। कौन सा बेटा?
ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, तो पहले आप ग्राफिकल मेथड समझते हैं। अच्छा, अब देखिए, अगर कोई इक्वेशन दे रखी है और आपने उसकी इक्वेशन बना के उसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, अब ग्राफ के ऊपर वो किस हिसाब से कैसे, मतलब दो इक्वेशन है वो आपस में कट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है, यानी उनका कोई सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, और होगे तो कितने सॉल्यूशन होंगे, एक तो आप ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करके फिर बताएंगे, लेकिन अगर आप इनके रेशो का यूज करते हैं, इनके रेशो का यूज करते, रेशो मेथड से, मैं इसको बिना ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट किए मैं इन इक्वेशनों को ये बता सकता हूं कि इसका एक आंसर आएगा, दो आंसर आएगा, या फिर इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, या कोई आंसर होगा ही नहीं। तो आप कैसे करेंगे, रेशो मेथड से। ठीक है, तो कहता है कि भाई अगर ये देखो दो इक्वेशन, इसका कोएफिशिएंट क्या है a1, इसका कोएफिशिएंट क्या है a2, तो ये कहता है इसका कोएफिशिएंट b1, इसका क्या है b2, ये कौन है c, कांस्टेंट, जिसके आगे पीछे कोई वेरिएबल की सपोर्ट नहीं है बेटा। ठीक है, ठीक है, इसको आप क्या बोल देंगे, C2 बोल देंगे, क्योंकि ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैं इनके रेशो लेता हूं, कोएफिशिएंट के रेशो लेता हूं, a1 बाय में a2, b1 बाय में b2, अगर ये रेशो नॉट इक्वल टू आ जाते हैं, अब इसके बारे में आप पढ़ेंगे, पहले जस्ट देखिए कि भाई कैसे होता है। अगर a1 बाय में a2, b1 बाय में b2, अगर ये रेशो नॉट इक्वल टू आते हैं, नॉट इक्वल टू आते हैं, तो ग्राफ के ऊपर जो भी आपने रिप्रेजेंट की है, यानी लाइनों को जैसे आप रिप्रेजेंट करते थे, ये एक्स एक्सिस बोल देते बेटा, ये वाई एक्सिस, यहां से कोई लाइन जाएगी, अगर दो है भाई, ये दो वेरिएबल में मतलब दो इक्वेशन है, तो ये कहीं ना कहीं कट करेगी। ठीक है, तो ये कहेगा कि अगर a1 बाय में a2, b1 बाय में b2, ये रेशो नॉट इक्वल टू आ जाते हैं, तो ग्राफ के ऊपर जो लाइनें आपकी बनेगी वो एक दूसरे को क्या करेगी बेटा, इंटरसेक्ट करेगी। क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, अगर इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट का कैसे मतलब, मान लो ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, सर यहां इंटरसेक्ट कर गई, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ग्राफ के ऊपर जो आप लाइन दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे उनको, वो दो लाइनें आपस में क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है भाई, अगर इंटरसेक्ट होगी, ऐसे इंटरसेक्ट होगी, तो उसका क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा, जिसको आप ये भी बोल सकते हैं भाई वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन, और ज्यादा सॉल्यूशन नहीं होंगे। अब आपको सर, आपको कैसे पता चला एक ही सॉल्यूशन है इसका, क्योंकि बेटा ये एक ही बार आपस में कट करेगी। क्या करेगी, एक ही बार आपस में कट करेगी। अगर a1 बाय में a2, b1 बाय b2 का रेशो नॉट इक्वल टू आता है, तो ग्राफ के ऊपर जो भी लाइनें बनेगी वो आपस में, उनको आप बोल देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन है, और वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर क्या करेगी, कट करेगी। जितने पॉइंट पर कट करेगी उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो आप कहोगे सर एक ही पॉइंट पर कट करेगी, तो उसका क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा, जिसको आप बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसको आप ये भी तो बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। क्लियर है, एक ही सॉल्यूशन है। क्यों सर, क्योंकि एक ही बार कट किया भाई। ठीक है, अच्छा, अगर ये रेशो a1 बाय में a2, b1 बाय में b2 और c1 बाय में c2, ये रेशो आपस में तीनों ही इक्वल है बच्चे, अगर ये रेशो तीनों के तीनों इक्वल है, तो आप कहोगे सर लाइन कोइंसिडेंट होगी। क्या होगी, लाइनें क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी। अब आप कहोगे सर कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, कोइंसिडेंट का मतलब है एक लाइन जो भी बनी है आपकी, जो भी आपने रिप्रेजेंट की है ग्राफ के ऊपर, मान लो कोइंसिडेंट का मतलब समझिए, अगर एक लाइन ऐसे मैंने लगाई, तो दूसरी लाइन बिल्कुल इसके ऊपर को ही आएगी, बिल्कुल इसके ऊपर से जाएगी, इस पोजीशन से जाए। देखो, एक लाइन को दूसरी लाइन क्या कर लेगी, पूरी तरह से कवर कर लेगी। इसको आप बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो नीचे वाली लाइन को ऊपर वाली लाइन ने कवर कर लिया पूरी तरह से, यानी आप ये बोल सकते हैं कि इसको वो पूरी तरह से क्या करके गई, टच करके गई है, यानी पूरी तरह से हर जगह से वो क्या कर रही है, कट कर रही है। अगर हर जगह से कट कर रही है, तो लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं, आपको सर लाइन के ऊपर तो ना बहुत सारे पॉइंट है। अगर बहुत सारे पॉइंट है बेटा, तो वो बहुत सारी जगह पे क्या करेगी, कट करेगी, क्योंकि कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन के ऊपर क्या आना, दूसरी लाइन आना। वो हर जगह हर पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है इसको। तो सर बहुत सारे पॉइंट होते लाइन पे, तो मैनी पॉइंट होते हैं, तो मैनी जगह से ये क्या कर रही है, आपस में क्या कर रही है, कट कर रही है। तो मैनी जगह से कट कर, जितनी बार कट करेगी उतने ही सॉल्यूशन होंगे। सर ये तो इनफाइनाइट बार कट कर रही है एक दूसरे को। इनफाइनाइट का मतलब हर पॉइंट को टच करती जा रही है, ऐसे एक लाइन है, उसके ऊपर एक लाइन और गई, तो हर पॉइंट पर ऐसे कट करती जा रही है, टच करती जा रही है, बहुत सारे पॉइंटों पर कट करेगी। सर कितने पॉइंट है पता नहीं सर, लाइन पे तो बहुत सारे इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पॉइंटों पर कट कर रही है बेटा, इनफाइनाइट पॉइंटों पर क्या कर रही है, वो टच कर रही है। ठीक है, तो इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन, जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है।
इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं तीसरे के ऊपर। a1 बाय में a2, b1 बाय b2 ये रेशो इक्वल है, लेकिन b1 बाय b2 और c1 बाय c2 का ये रेशो इक्वल नहीं होता है, तो लाइनें क्या होती है? पैरेलल होती है। क्या होती है? लाइनें पैरेलल होती है। पैरेलल फॉर एग्जांपल भाई, पैरेलल का मतलब है जिनके बीच का गैप हमेशा क्या रहे? सेम रहे। फॉर एग्जांपल जैसे एक लाइन मैंने लगाई, एक लाइन और लगा दी। अब देख देख तू, इनके बीच का गैप क्या है? सेम है। हर जगह से क्या है? गैप सेम है। ये आपस में कट नहीं कर रही है। अगर कट करेगी नहीं भाई तो सॉल्यूशन कहां से आएगा? जितनी बार कट करेगी, जहां कट करेगी वो उसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है सर, ये तो कट ही नहीं करे, पैरेलल है, मतलब बीच का गैप क्या है? सेम है। अगर बीच का गैप सेम है ना बच्चे, ठीक है ना, तो आपस में कभी कट नहीं कर रही। अगर कट नहीं करेगी, जब तक कट नहीं करेगी, जब तक एक दूसरे को टच नहीं करेगी, तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप कहोगे सर ये तो आपस में कट नहीं कर रही, मिल ही नहीं रही, तो तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्या है बेटा? तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर कट करेगी, एक दूसरे को टच करेगी, तभी सॉल्यूशन होगा। ये पैरेलल लाइन के बीच का मतलब है ये एक दूसरे को कट कभी नहीं करेगी, तो मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अच्छा सर, अब बताइए, अब है ना दो वर्ड और आते बेटा। दो वर्ड कौन से आते हैं मैं आपको बताता हूं। दो वर्ड आते हैं, एक आता है कंसिस्टेंट, एक आता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अच्छा, अगर ये इक्वेशन आपको, ये पहली इक्वेशन दी थी, ये दूसरी इक्वेशन दी थी, और वो क्वेश्चन में ये बोलता है क्या ये लाइनें, यानी ये इक्वेशन a1 b1, ठीक है, y प्लस में c1, ये पहली इक्वेशन होगी। ये आपके पास थी दूसरी इक्वेशन थी बच्चे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं आप, ये प्लस में ये दूसरी लाइन है, ये पहली लाइन थी, ये कौन सी है? ये मान लो दूसरी लाइन है। अब ये बोलता है कि भाई आप मेरे को ये बताइए कि ये दोनों जो इक्वेशंस है, ये दोनों इक्वेशंस है, ठीक है, अच्छा ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट? तो बेटा मेरी बात सुनना, अगर पैरेलल का केस है, केवल पैरेलल का केस होगा, सिर्फ पैरेलल का केस, केवल पैरेलल के केस में, पैरेलल के केस में इनकंसिस्टेंट होगी, केवल पैरेलल के केस में बेटा इनकंसिस्टेंट होगी। अच्छा सर, अगर पैरेलल के केस में केवल पैरेलल के केस में, ठीक है, अच्छा अगर आपके पास कोइंसिडेंट लाइन आ जाती है, जिसको अपन ने क्या बोला? कोइंसिडेंट लाइन बोला था, मतलब एक लाइन के ऊपर क्या आ गई? दूसरी लाइन आ गई, अपन ने उसको क्या बोल दिया? कोइंसिडेंट लाइन बोला था। ठीक है, अच्छा सर कोइंसिडेंट वाला केस हो, चाहे आपके पास इंटरसेक्टिंग वाला केस हो, ये दोनों के दोनों केस में जो इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन होगी, उनको आप बोल देंगे कंसिस्टेंट। क्या बोल देंगे? कंसिस्टेंट बोल देंगे। लेकिन अगर पैरेलल वाला केस आ गया ना, उस केस में जो इक्वेशन आपको दे रखी है उनको आप क्या बोल देंगे? इनकंसिस्टेंट बोल देंगे। केवल पैरेलल वाले केस में बेटा इन इक्वेशन को आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलना इनकंसिस्टेंट। वरना चाहे आपका इंटरसेक्टिंग लाइन बने, चाहे आपका कोइंसिडेंट लाइन बने, उस दोनों केसों में आप क्या बोलोगे? कंसिस्टेंट बोलो। क्या बोलोगे? कंसिस्टेंट बोलो। क्लियर है भाई? ठीक है, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, और ये बोल रहा है कि आप मेरे को ये बताइए, ग्राफ के ऊपर इसको रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है, और आपको ये बताना है कि भाई ये ग्राफ के ऊपर इनका कैसा सॉल्यूशन होगा। एक सॉल्यूशन होगा या कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, या फिर इसके मेनी सॉल्यूशन है, बताइए। तो आप क्या करते हैं, मान लो पहले है ना, आप ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने से पहले आप इसको रेशो मेथड से देख लेते हैं कि भी इसका आंसर किस तरह से आएगा, मतलब इस इन इक्वेशनों का नेचर कैसा है। ठीक है, उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? रेशो मेथड यूज करेंगे। और रेशो मेथड ने क्या बोला है कि भाई देखो इसके सामने वाला क्या है? a1 है, तो आप मेरे को बताइए a1 की वैल्यू क्या है? a1 की वैल्यू है सर कुछ नहीं है, तो 1 हो गया ना। ये मान लो ये पहली क्वेश्चन होगी बच्चे, और ये कौन सी होगी? दूसरी क्वेश्चन होगी। ठीक है, a1 की वैल्यू आ गई। b1 की वैल्यू, पहली क्वेश्चन में y का कोएफिशिएंट होता है b,
तो ये हो गया। और कांस्टेंट क्या होता है सी, अगर आप इसको इस तरफ लेके जाओगे, इस तरफ लेके जाओगे मतलब इक्वल में अगर आपने जीरो छोड़ दिया, अगर आप इसको इस तरफ लेके गए हो ना तो आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी -6। क्या आ जाएगी? सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस, अगर पहली इक्वेशन है तो आप इसको क्या बोल देंगे? C1 बोल देंगे। ठीक है भाई। अच्छा अब आइए दूसरी पे। दूसरी इक्वेशन है बेटा, तो इसमें x के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं? a बोलते हैं, लेकिन दूसरी इक्वेशन आप इसको क्या बोलोगे? a2 बोल देंगे। a2 की वैल्यू बोलिए 2। ठीक है, अब बोलिए b2 की वैल्यू कितनी है? y का कोफिशिएंट b होता है सर, लेकिन है ना दूसरी इक्वेशन है इसलिए आप इसको क्या बोल देते हैं? b2 बोल देते हैं। वो क्या दे रखी है? -3 विद साइन लेने भाई कोफिशिएंट। ठीक है, अच्छा तीसरा बोलिए c2। सारे जो कांस्टेंट होता है उसको c बोलते हैं, दूसरी इक्वेशन इसलिए c2 बोल दिया। आप इसको अगर इस तरफ ले आते हो, इस तरफ लेके आओगे तो इस तरफ क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। इस तरफ आने के साइन पलट जाएगा ना, तो इसको आप क्या बोल देंगे? -12 ले लेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो अब इनका रेशो देख लेते हैं। पहले आप देख लेते हैं इनका रेशो, a1 बाय में a2, a1 बाय में a2। ठीक है, अच्छा इनका रेशो देख लेते हैं भाई। अच्छा फिर क्या आएगा? b1 बाय में b2, और फिर क्या आएगा भाई आपका? c1 बाय में c2। ये रेशो है। पहला रेशो ये चेक कर लेते हैं, देखना a1 की इसकी वैल्यू देखो भाई, क्या वैल्यू थी? देखो ये रेशो a1 बाय में a2, तो a1 बाय में a2 लिखेंगे, 1 बाय में आपने लिख लिया 2। ठीक है, इज इक्वल टू, फिर आपने लिखा 3, नीचे क्या था? b2 कितना था? -3 था। अब आप खुद देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो वैल्यू आई है, मैं इसको यहां लिख देता हूं बच्चे, यहां लिख देते हैं। देखो आप यहां कर लेते हैं, इसको पेज को छोटा कर लेते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए बेटा मेरी बात सुनो, इससे ये क्या हो गया? ये तो आ गया 1/2, और ये आपके पास कैंसिल होके रिजल्ट आ गया -3 से 3 क्या हो कैंसिल हो गया। तो बेटा ये तो इक्वल ही नहीं है, ये कहां इक्वल है? ये इक्वल नहीं आया भाई। a1 बाय में a2, b1 बाय में b2, ये एक पेयर इक्वल नहीं आया। अगर ये इक्वल नहीं है, पहले आपको यही देखना, a1 बाय a2, b1 बाय a2। अगर ये नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है, तो लाइनें क्या होगी? इंटरसेक्टिंग होगी। क्या होगी? लाइनें इंटरसेक्ट होगी। अभी बताया था, देखिए देखिए यहां पे, अगर a1 बाय में a2, b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू आ जाता है तो लाइनें क्या होगी? इंटरसेक्टिंग होगी। अगर लाइनें इंटरसेक्टिंग है तो उसका क्या होगा? सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? एक ही सॉल्यूशन होगा भाई, जिसको आप क्या बोल देंगे? यूनिक सॉल्यूशन बोल देंगे। क्लियर है? तो इसको आप क्या बोल देंगे? यूनिक सॉल्यूशन बोल देंगे। ठीक है, अब अपने को पता चल गया भाई इसका जो आंसर आने वाला है a1 बाय a2, b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू आगे, अगर आप इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे ना तो लाइन ने क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। क्यों? कैसे पता चला? इस रेशियो से, a1 बाय a2, b1 बाय b2, ये नॉट इक्वल टू आ गया। ठीक है, अगर ये इक्वल आता फिर आप ये रेशियो देते देखते, अगर ये नॉट इक्वल टू आ जाता और ये इक्वल टू आ जाता तो आप क्या बोलते थे? लाइनें क्या है? पैरेलल है। लेकिन यही इक्वल नहीं आया तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप कहोगे लाइन ने जो आप इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे ना तो लाइन ने आपस में इंटरसेक्ट करेगी और केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, जिसको आप क्या बोल देंगे भाई? यूनिक सॉल्यूशन बोल देंगे। क्लियर है? तो इसको आप बोल देंगे यूनिक सॉल्यूशन बोल। अब आप इसको ना ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर लेते बेटा। क्या इक्वेशन थी? इक्वेशन लिख लेते हैं आप एक बार। इक्वेशन थी अपनी, ठीक है, ये इक्वेशन थी x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो आप इसको ले लेते हैं यहां पे, x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या थी बच्चे? 6 थी। ठीक है, और क्या था आपका? 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना था? 12 था। ये आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल है पहला, अपने वही स्टेटमेंट ले ली। ठीक है, एग्जाम्पल भी सॉल्व हो जाएगा भाई। अब इसको अपने को क्या करना? ग्राफ के ऊपर क्या करना बेटा? रिप्रेजेंट करना। अब बेटा जब भी ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे ना तो उसकी मेरे को क्या बनानी जरूरी है भाई? इनकी मेरे को ना टेबल बनानी जरूरी है। तो अपने को आप क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। तो इस पहली इक्वेशन की टेबल बनाते हैं, x प्लस में 3y इज इक्वल टू क्या है? 6। इसकी टेबल बनाएंगे भाई। टेबल बनाने के लिए आप क्या करेंगे? इसके अंदर कुछ वैल्यू पुट कर लेंगे। कर लो, देखो x की जगह पे कुछ भी रखेंगे तो y का कुछ भी आंसर आएगा। सर क्या रखे? अरे भाई मेरी बात सुन, रखने को तो कुछ भी रख सकता है, प्लस माइनस कुछ भी, एनीथिंग, डिवाइड वाली रख, एनीथिंग कुछ भी रख, तेरी मर्जी है। ठीक है, तेरे ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है कि भाई तू जीरो ही रखेगा। ठीक है ना, स्कूलों में अपने को करवा दिया जाता है कि भाई स्टार्टिंग में ना जीरो ले लो। पता है वो क्यों करवाते हैं? ताकि ना भाई क्वेश्चन के ना स्टेप बच जाए, जल्दी क्वेश्चन आ जाए।
सोल्व हो जाए। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप जीरो ही रखो, रखने को आप कुछ भी रख सकते, कोई बाउंड्री नहीं लगाई इसने। अगर वो ये बोलता साथ में कि x की जगह अपने को 2 रखना है तो आप केवल 2 ही रखते। अगर वो लिमिट लगा देता x की वैल्यू भाई 2 से बड़ी लेनी है और 7 से छोटी लेनी है, तो आप क्या लिखते, x की जगह 3 लिख लेते, फिर क्या लिखते 4 रख सकते थे, फिर 5 रख सकते, 6 रख सकते, 7 नहीं रख, 7 से छोटी। अगर वो बोलता वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर ये बोल दिया 2 से बड़ी लेनी और 7 से छोटी लेनी, यहां बाउंड्री लगा दी ना, तो यहां तो इनके अलावा कुछ भी नहीं ले सकता, सिर्फ ये वैल्यू ले सकता है। अगर ये बोल दिया x की जगह 2 लेना है तो 2 ही लेना है, लेकिन यहां कोई बाउंड्री नहीं लगी है भाई, तो कुछ भी ले, तेरी मर्जी है। ठीक है, आप कहोगे सर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप जीरो इसलिए ले लेते हैं ताकि क्वेश्चन क्या हो जाए, जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है ना, पर आप ध्यान रखना कुछ भी रख सकते, कोई बाउंड्री नहीं है यहाँ पे। ठीक है बेटा, अभी यहाँ पे आप डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई फॉर एग्जांपल, हाँ क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व करने के लिए लेते हैं और कुछ नहीं है। अच्छा अब बताओ मेरे को, अगर मान लो मैं एक्स की जगह पे यहाँ पे जीरो रखता हूँ, एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो रखना भाई, देखना एक्स की जगह जीरो रखा तो सारा जीरो हो गया ना, देख एक्स की जगह जीरो रखा, जीरो रख दिया तो ये तो हो गया जीरो, और ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3 गया डिवाइड में भाई, 3 गया डिवाइड में, तो 3 दूनी कितना आ गया 6 आ जाए, कर लोगे ना इतना तो भाई, हाँ ठीक है कैंसिल हो गया। x की जब आपने जीरो रखा, जब आपने जीरो रखा भाई, तो y का आंसर कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया भाई 2 आ गया, इसमें कोई डाउट है तो बोलिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब y की जगह जीरो रख लो, अब y की जगह जीरो रख लो, अगर आपने y की जगह इसमें जीरो रखा, x प्लस में 3y इज इक्वल टू 6 इक्वेशन थी बेटा, x प्लस में यहाँ पे y की जगह अगर आपने जीरो रख दिया भाई, ये तो सारा क्या हो गया जीरो हो गया, जीरो के साथ मल्टीप्लाई, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, इसमें कोई डाउट है तो बोलिए। आपने इसकी टेबल बना ली, ठीक है, टेबल बनानी जरूरी, कम से कम 2 पॉइंट लेने हैं, आप ज्यादा कितने भी पॉइंट ले सकते हो, ये भी कोई बाउंड्री नहीं है कि भाई सिर्फ अपने को 2 ही पॉइंट लेने, नहीं कुछ भी ले सकते हो और कितने भी पॉइंट ले सकते हो, बस आप जीरो इसलिए लेते हैं कि क्वेश्चन क्या हो जाए थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाए, टाइम ना लगे। ठीक है, अच्छा भाई अब आओ, अब आप दूसरी इक्वेशन बना ले, दूसरी इक्वेशन की टेबल बना, दूसरी इक्वेशन ये तो पहली थी ना, अब दूसरी को उठा लो, दूसरी इक्वेशन क्या थी 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना था 12 था भाई। अब इसकी टेबल बनाएंगे आप, बना लो इसकी टेबल, तो रखने को तो कुछ भी रख सकते हैं ना, x की वैल्यू रखेंगे y का आंसर आएगा, y की वैल्यू रखो x का आंसर आ जाएगा, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आप जीरो क्यों रखते हैं, ताकि क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाए। अच्छा रखो इसमें जीरो रखो बेटा, इसमें जीरो रखना, ये इक्वेशन थी आपके पास 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना 12, अगर मैं x की जगह जीरो रखता हूं, देखना जीरो रखो, जीरो रख दिया, माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना 12, ये 9th क्लास में किया होगा भाई, ठीक है ना, लेकिन फिर भी एक बार आप कर लेते हैं, ये तो हो गया जीरो, ठीक है, तो माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना है बेटा 12 है, और y की वैल्यू निकालूंगा भाई 12 बाय में, ये इनटू में तो कहां जाएगा, इसका कान पकड़ के इधर ले जा भाई, नीचे ले जा इसको, इसका कान पकड़ इसको नीचे ले जा, ले गया तू, अब इसको नीचे लेके गया तो तेरे पास आ गया माइनस, डिवाइड में -3 आ गया, अब ये कट हो गया तो तेरे पास आ गया 3 चौके 12 4 माइनस लगा दे भाई, तो माइनस का 4 आ गया। ठीक है, जब तूने x की जगह पे जीरो रखा तो y का आंसर आ गया तेरे पास -4, कितना आ गया -4 आ गया। ठीक है सर, अब क्या करें, अब y को जीरो ले ले भाई, ले ले जीरो, ठीक है, देख 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 आपने इसको जीरो ले लिया, y को जीरो ले लिया, ठीक है, अब की बार तो 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना था बच्चे 12 था, और y को जब तूने जीरो लिया, यहां पे जीरो रख दिया, तो अब देखिए तो हो गया सारा जीरो, तो तेरे पास बच गया 2x इज इक्वल टू कितना बच गया 12, तो x की वैल्यू भाई इसका कान पकड़ के ले जा नीचे, अब गुणा में तो कहां जाएगा, भाग में जाएगा भाई, डिवाइड में गया कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 6 आ गया भाई, तो तेरे पास आ गया आंसर आ गया 6। आप आने इस इक्वेशन की भी टेबल बना ली, पहली इक्वेशन की, और आप आने दूसरी इक्वेशन की भी क्या बना ली, टेबल बना ली। ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने से पहले लाइन को अपने किसकी जरूरत होती है, टेबल की जरूरत होती है। सर हमने टेबल बना ली भाई, बना ली, दोनों की दोनों टेबल है, ठीक है, अब चलते हैं भाई। देख बेटा, मैंने यहाँ पे ये टेबल जो अपनी पहली इक्वेशन थी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, और ये क्या थी सेकंड इक्वेशन थी, मैंने यहाँ टेबल बना ली जो कि आपने पहले अभी बना रखी थी।
ठीक है। अब आप इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करके जो आंसर आएगा, मतलब इसका मेरे को पता है कि इसका एक ही आंसर आने वाला है, क्योंकि a1 बाय में a2, b1 बाय में b2 का जो रेशियो था वो नॉट इक्वल टू आया। तो मेरे को पता चल गया जो मैं ग्राफ के ऊपर अगर इन लाइनों को शो करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेगी, यानी ये लाइनें क्या होगी, इंटरसेक्ट लाइन होगी। और कितने पॉइंटों पर कट करेगी भाई, अभी आपने देखा था a1 बाय में a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय में क्या था, b2 था। अगर ये रेशियो ऐसा आता है तो लाइनें इंटरसेक्टिंग होगी और एक पॉइंट पर कट करेगी, मतलब इसका क्या होगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। क्लियर है, एक ही सॉल्यूशन होगा बच्चे, एक ही सॉल्यूशन। हमें पता चल गया ना पहले, लेकिन अभी आप ग्राफ के अकॉर्डिंग निकालते हैं। ठीक है, तो भाई अब मेरी बात सुन, आपने टेबल तो बना लिया, अब इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते, मान लो आप पहली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के ऊपर बेटा। ठीक है, अब सुन, अब इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर जीरो है, कोई भी एक वैल्यू अगर जीरो है, तो दूसरी वैल्यू बच गई ना, वह उस लाइन के ऊपर आएगी, इन लाइनों के ऊपर आएगी। देखो मेरी बात सुनो, ये एक्स एक्सिस है, इसको आप क्या बोलते थे, एक्स डैश या नेगेटिव एक्स बोलते थे। क्लियर है, ये वाई एक्सिस वाली लाइन है, इसको वाई बोलते थे। ठीक है, ये नीचे है नेगेटिव, इसको वाई डैश बोल दो या नेगेटिव वाई बोल दो, इसको आप क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। ठीक है, अब जब आपने टेबल बनाई थी एक्स की, इन दोनों में से देखो y की वैल्यू जीरो है, जो बच गई ना, जो जीरो नहीं है, अगर इन दोनों में से एक वैल्यू जीरो है, जो बच गई, किसकी बच गई, x की वैल्यू बच गई, वो x की लाइन पर ही आएगी। क्लियर है, अगर फॉर एग्जांपल अगर कुछ ऐसा होता, फॉर एग्जांपल अगर कुछ ऐसा होता, ऐसा होता, इन दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है, तो भाई अगर इन दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है ना, तो ये लाइन के ऊपर नहीं आएगी। ये कहां आएगी, इस प्लेन में आएगी, मतलब यहां भी आ सकती है, यहां भी आ सकती है, यहां भी, कहीं पर भी आए, मतलब लाइन के ऊपर नहीं आएगी ये पॉइंट। क्लियर है, अच्छा अब तो अपना ये पॉइंट नहीं लिया आपने। ठीक है, तो अब अभी इसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपने क्या ले रखा है, ये पॉइंट ले। अब इन दोनों में से एक जीरो है, सर वाई वाली जीरो है, बच गया कौन, एक्स, एक्स बच गया ना, प्लस का 6 है, तो एक्स प्लस का 6 कहां पे है, सर अपन तो 4 तक की वैल्यू ली थी, चलो कोई बात नहीं, इसको आगे बढ़ा देते बेटा। ठीक है, इस पॉइंट को आप क्या कर लेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा आप आगे बढ़ा लेंगे, क्योंकि आपने x की वैल्यू क्या है, 6 है भाई। ठीक है, हाँ 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ले लिया, क्या वैल्यू ले ली भाई, 5 ले ली, और यहाँ पे मान लो आपके पास 6 वैल्यू ले ली। क्लियर है, ठीक है, हाँ जी, कीजिए। अब देखिए x की वैल्यू क्या है, 6, और y की वैल्यू क्या है, 0, तो x की वैल्यू 6 प्लस का 6 कहाँ पे है, ये रहा, ये वाला रहा। अब अलग कलर ले लेते भाई, ये रहा, ये वाला पॉइंट रहा। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 6, और y की वैल्यू क्या है बच्चे, 0 है, तो लाइन के ऊपर ही आएगा, लाइन के ऊपर ही आएगा, क्योंकि इन दोनों में से एक वैल्यू 0 है। ठीक है, अब इस पॉइंट को शो करते हैं आप, सर इसमें से x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू है, मतलब एक कोई भी एक वैल्यू अगर 0 है, जो दूसरी बच गई ना, वो लाइन के ऊपर ही आएगी। सर y2 है और पॉजिटिव है, y2 पॉजिटिव कहां पे है, ये रहा, सर लाइन के ऊपर ही आएगा। ठीक है भाई, तो यहां आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। पहले किसकी वैल्यू लिखी जाती है, x की वैल्यू आपा, और बाद में क्या लिखते हैं, y की। तो भैया अपन ये बना दी। ठीक है, अपन इसके पॉइंट शो कर दिए। अब इसको अपन मिट कर देंगे भाई, मिला देंगे, इसको मिला दो इसको, तो ये देखो भाई ये गई, अरे ये यहां से जाएगी भाई। ठीक है ना, समझ जाना। इस लाइन को थोड़ा बढ़ा दो, और इस लाइन के ऊपर आप जिसकी आपने ये इक्वेशन, ये लाइन रिप्रेजेंट की है जिस टेबल की, यानी इस इक्वेशन, इसको यहां शो कर दो, कर दो इसके ऊपर शो, क्या इक्वल वाली x प्लस में 3y इज इक्वल टू 6, मतलब भाई इस इक्वेशन की ये क्या है, लाइन है। क्लियर है, अच्छा अब आओ दूसरी के ऊपर, एक वैल्यू 0 है सर, जो दूसरी बच गई ना, वो लाइन के ऊपर ही आएगी, y क्या है, -4। अब y देख -4 कहां पे है, अब इसको ना रेड कलर से ले, कहां पे है बेटा बोल, y -4 कहां पे, ये रहा, ये बड़ा पॉइंट है, लाइन के ऊपर ही आएगा। क्यों, सर इन दोनों में से एक वैल्यू 0 है, जो दूसरी बच गई ना, वो लाइन के ऊपर ही आएगी। y -4 कहां है, ये लाइन के ऊपर ही शो कर दिया, यहाँ पे कर दिया। अच्छा तो इसको डिनोट करते, पहले x की वैल्यू 0, पहले आप x की वैल्यू लिखते बेटा, फिर किसकी लिखते, y की। ये पॉइंट हो गया, डिनोट कर दिया। अच्छा दूसरा पॉइंट, सर इसमें से एक वैल्यू 0 है, दूसरी बच गई, x की वैल्यू बच गई, प्लस का 6 है, प्लस का 6 कहां पे, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये वाला सर, ये रहा, तो ये रहा, दूसरा पॉइंट हो गया। अगर आप इसको यहां पे मिट कर देते हैं, मिला देंगे, इसको भी मिला दो भाई, मिला दो, तो देखिए क्या ये लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है,
बिल्कुल सर, ये इंटरसेक्ट कर रही है। ये तो हमें पहले ही पता चल गया था कि लाइनें क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, और कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी सर? एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि हमने देख लिया था इसका एक ही सॉल्यूशन आने वाला है। हमें कैसे पता चल गया था? जब अपन इसको ऐसे बनाया a1 बाय में a2, ठीक है, और क्या आया था b1 बाय में b2, ये रेशियो नॉट इक्वल टू आ गया था। मतलब जो ये लाइनें थी ये क्या है, इंटरसेक्टिंग बोला अपन ने, और एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट की, इसलिए इसका वन सॉल्यूशन होगा, जिसको आप क्या बोल देते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? तो भैया अपन ने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। कोई डाउट है तो बोलिए भाई। ठीक है, अब बेटा अब आप इसको किससे, अच्छा अब अपना जो दूसरा मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने ग्राफिकली मेथड देख लिया, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कैसे लाइनों को किया वो देख लिया, आपने रेशियो मेथड भी देख लिया था। ठीक है, अब आप सीख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड सीख रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख रहे हैं। बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर दो इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या, देख वैल्यू उठानी है। देखो दो इक्वेशन दे रखी है, आपकी मर्जी है कोई भी इक्वेशन ले ले। ठीक है, कोई भी इक्वेशन ले, पहली ले ले दूसरी ले, तेरी मर्जी है, और किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ले। x की निकाल, y की निकाल, अगर x y में दे रखा है, अगर s t में दे रखा है तो s या t किसी की भी निकाल ले। कोई भी एक इक्वेशन उठा, कोई भी एक इक्वेशन उठा और उस इक्वेशन से x या y किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ले, वो भी तेरी छूट है। लेकिन मेरी बात सुन, आप वो इक्वेशन उठाएंगे जिसके अंदर कोई वेरिएबल का, कोई भी अगर ऐसा वेरिएबल है जिसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, वहां पे एक स्टेप बच जाता और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मान लो यहां पर भी 5 होता, मान लो कुछ भी होता, 4 5 कुछ भी कोएफिशिएंट होता, 1 नहीं होता, तो आपकी मर्जी है फिर कौन सा ही उठा ले। ठीक है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन में एक स्टेप बच जाता है, इसलिए आप क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन दे रखी है आप उसमें चेक किया करो क्या कोई ऐसा वेरिएबल है जिसका कोएफिशिएंट 1 है, तो आप कहोगे सर ये रहा, तो आप यही इक्वेशन उठाएंगे और इसी वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो आप कौन सी इक्वेशन उठाएंगे बच्चा? आप इक्वेशन उठाएंगे फर्स्ट, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपने पहली इक्वेशन उठा ली भाई। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस में 3y इज इक्वल टू क्या थी, 6। सर इसी वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। अब अपने को क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालने, बेटा जिस भी वेरिएबल की वैल्यू निकाले ना, सबसे पहले उसके अगर कोई प्लस माइनस में वैल्यू जुड़ी हुई ना, उसको दूसरी तरफ ले जा। ठीक है सर, गुणा या भागवाड़ इनटू डिवाइड उसको बाद में, पहले क्या करना है, जिसकी भी तू वैल्यू निकाल रहा है, जिस भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहा है, उसके सामने सॉरी उसके साथ में अगर कोई प्लस या माइनस में वैल्यू जुड़ी हुई ना, उसको दूसरी तरफ ले जा। ठीक है, तो तू कहेगा सर इसके प्लस में जुड़ा हो 3y, इसको दूसरी तरफ ले जा। ठीक है, तो यहां ले गया x। ठीक है, इसको कान पकड़ के, इसको पकड़ के यहां ले आ भाई, यहां ले आ इसका कान पकड़ के, तो यहां आ गया। अगर ये इस तरफ आएगा तो भाई साइन तो चेंज होगा ना, ये हो गया साइन चेंज। पहली चीज क्या है, अगर उसके कोई प्लस माइनस में जुड़ा उसको दूसरी तरफ भेज दे, भेज दिया सर। उसके बाद देख उसके गुणा या भाग में यानी इनटू या डिवाइड में जिसकी तो वैल्यू निकाल रहा है, किसकी वैल्यू निकाल रहा है, एक्स की, तो उसके इनटू या डिवाइड में कोई वैल्यू है ना, उसको दूसरी तरफ ले जा। सर कुछ भी नहीं है, छोड़ दे ना, फिर नहीं है तो इसको आप क्या नाम दे लेंगे, इसको आप नाम दे लेंगे हमेशा थर्ड इक्वेशन। क्या नाम देगा, तो इसको थर्ड इक्वेशन नाम देगा। क्लियर है? कोई भी इक्वेशन उठा ले, उससे किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ले, और जो वेरिएबल की वैल्यू निकाली है उसको नाम दे ले थर्ड। इसका आप यूज करेंगे अभी, इसको हमेशा क्या नाम दे लेगा, थर्ड। सर कहां से निकाले, आपने फर्स्ट इक्वेशन उठाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन से अगर आपने इस वेरिएबल की वैल्यू निकाली है तो तू दूसरी इक्वेशन में पुट करेगा। पहली से निकाला तो उसको दूसरी में पुट कर दे, दूसरी से निकाल रहा है तो उसको कहां पुट कर दे, फर्स्ट में पुट कर दे। क्लियर है? ठीक, तो सर मैंने ना फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके x की वैल्यू निकाल ली। अब इसको तो पुट करेगा, कहां पुट करेगा, सेकंड इक्वेशन में। पुट दिस वैल्यू, लिख पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। क्यों सर सेकंड में क्यों? अरे भाई तूने तो फर्स्ट से निकाली है ना, तो इसको सेकंड में पुट करेगा ना, तो रख दे भाई। सेकंड इक्वेशन क्या थी, देखो उठा, सेकंड इक्वेशन क्या थी सर, ये रही सेकंड इक्वेशन। लिखो 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना था, 12 था। ठीक है, अब इसमें किसकी वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू रखनी है ना, ये यही तो वैल्यू निकाली आपने, रख दे अब इसकी जगह पे, रख, देख क्या रहा है, रख 2
x की वैल्यू क्या है, रख 6 माइनस 3y रख दे भाई, x की जगह रख दे, क्या था 6 माइनस क्या था 3y। क्लियर है बच्चे, रख दिया, ठीक है। और बाकी सब कुछ सेम रहने दे, सिर्फ x की जगह रखा ना, माइनस का 3y एज इट इज था, और इक्वल में 12 भी चल रहा था भाई, ठीक है सर। अब है ना इसको सोल्व करना है, सिर्फ सिंपलीफाई करना है, अंदर भेज दे। 6 दूनी कितना हो गया 12, 6 दो तीन कितना हो गया 6, सॉरी कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है भाई, और ये हो गया y। क्लियर है, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या है गुणा में, तो भाई इसको इसके साथ भी गुणा करना है और इसको इसके साथ भी गुणा करना है। 6 दूनी 12, 12 हो गया, 6 टू जा, और 6 सॉरी 2 3 जा कितना हो गया 6 आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितना था, माइनस का 3y था, और यहाँ पे 12 था। अच्छा भाई अब मेरी बात सुन ले भाई, ये y y वाले आगे इनको प्लस माइनस करना। देखो अगर आप आज जोड़ते हैं तो ये निशान सेम है तो रकमें जुड़ती है, निशान सेम है तो क्या है रकमें जुड़ती है। सर दोनों के निशान सेम, एक y वाला ये रहा, एक y वाला, दोनों के निशान सेम है तो जोड़ दे भाई, जोड़ दे। 6 और 3 कितना हो गया 9, यानी 9y। लेकिन निशान किसका लेंगे सर, निशान हमेशा बड़ी वैल्यू का लेंगे। बड़ी वैल्यू कौन सी है 6 है, ठीक है 6 है, मतलब आगे डिजिट की बात कर रहा हूं मैं, तो 6 है। सर इसका निशान क्या है माइनस का, निशान हमेशा बड़े का आएगा। आ गया सर ये जो बिना y वाला इसका क्या करे भाई, इसका कान पकड़ के इसको ले जा यहाँ पे, ले जा, तो इसको तू यहाँ पकड़ के लेके आया, कान पकड़ के ले आया यहाँ पे, सर इसका साइन तो चेंज होगा, बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा, ठीक है बेटा। निशान अलग है तो रकमें क्या होती है घटती है, यानी सब्ट्रैक्ट होती है। तो 12 में से 12 गया कितना आ गया 0 आ गया, तो आप कहोगे सर आ गया भाई 0 आ गया मेरे को। क्लियर है, कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है 0 आ चुका है। और यहाँ क्या था बेटा माइनस का 9y चल रहा था, और y की वैल्यू निकालनी है। सर इसके कोई प्लस माइनस में तो है ही नहीं, पहला रूल है प्लस माइनस वाला को दूसरी तरफ ले जा जिसकी वैल्यू निकाल रहा है। क्या यहाँ पे अब अपने को किसकी वैल्यू निकालनी y की, सर इसके तो प्लस माइनस में कोई है ही नहीं तो रहने दे, फिर दूसरे रूल पे आ जा। दूसरा रूल कहता है अगर प्लस माइनस वाले नहीं है तो उसके बाद में क्या करना है, गुणा या भाग वालों को दूसरी तरफ ले जा। सर ये तो इंटू में है, गुणा में है, तो इसको कहां ले जा भाई भाग में ले जा, तो ले जा भाग में, तो 0 इसका कान पकड़ के ले जा भाई नीचे, ले जा भाई नीचे, ले गया तू, देख देख ले गया। अगर 0 के नीचे कुछ भी आया तो बेटा क्या आया 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया, तो भाई y की वैल्यू आ गई 0। क्या वैल्यू आ गई y की, बोल, y की वैल्यू आ गई 0 आ चुकी है भाई, y की वैल्यू 0 आ गई। सर अब इसका क्या करें, y की वैल्यू आई है बेटा, मैंने बोला था ना आपा ने इसको इक्वेशन थर्ड नाम दिया, मैंने बोला था इसका यूज होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आई है, जो भी वैल्यू ऐसे, इसको कहाँ पुट कर देगा तो इक्वेशन थर्ड में पुट कर देगा। इक्वेशन थर्ड क्या, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं आपा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y, और y की वैल्यू क्या आई थी बच्चे, पिछले पेज पे आई थी, y की वैल्यू 0 आई थी। अब y की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन थर्ड में पुट कर दे, तो लिखेगा क्या तू, तो लिखेगा put the value of y इन इक्वेशन, कहां पुट करेगा इन इक्वेशन थर्ड, इसलिए अपन ने उसको नाम दिया था थर्ड। पुट कर दे, y की वैल्यू क्या थी 0 आई थी ना, तो पुट कर दे यहाँ पे 6 माइनस 3, y की वैल्यू क्या थी 0, रख दे 0 रख दे, तो x इज इक्वल टू, ये तो सारा 0 हो गया ना, तो x की वैल्यू आ गई 6 आ गई भाई, तो x की वैल्यू आ गई तेरे पास 6 और y की वैल्यू आ गई तेरे पास 0। ये कौन सा मेथड अपन यूज किया बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप कोई भी एक इक्वेशन उठाओगे और उस इक्वेशन से आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल ले, और जो वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है उसको इक्वेशन थर्ड नाम देगा, तो ठीक है। अच्छा ठीक है सर, इक्वेशन थर्ड नाम दिया था, देखना दिया था ना, इक्वेशन थर्ड नाम दिया था, ठीक है। अब ये जिस इक्वेशन से तूने वैल्यू निकाली है, जहां कहां से निकाली है, फर्स्ट से, तो सेकंड में रख दे, और सेकंड से निकाले तो कहां रख दे भाई, फर्स्ट में रख दे, रख दी। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको उठा के फिर वापस थर्ड में पुट कर दे, तेरे पास वैल्यू आ जाए। क्लियर है, तो अपने पास x और y की वैल्यू आ चुकी है। ये तो अपने पास था सब्स्टिट्यूशन मेथड भाई। अब तू करेगा एलिमिनेशन मेथड, कौन सा करेगा, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेगा, ठीक है। ग्राफिकल मेथड देख लिया, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना देख लिया, तूने रेशियो मेथड भी देख लिया, लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट कब होगी बता भाई तू मेरे को,
जब पैरेलल का केस आएगा केवल तभी लाइनें इनकंसिस्टेंट होगी, वरना चाहे कोइंसिडेंट का केस आए चाहे इंटरसेक्टिंग का केस आए, लाइनें क्या होगी, यानी जो इक्वेशन होगी उनको आप क्या बोलेंगे, वो इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। अगर पैरेलल का केस आ गया तो तू क्या बोलेगा उसको, क्या बोलेगा, बोल बोल क्या बोलेगा तो उसको बोलेगा सर इनकंसिस्टेंट, क्या बोलेगा, इनकंसिस्टेंट बोलेगा। क्लियर है? तो देख भाई, अब एलिमिनेशन मेथड करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, मेरी बात सुन ले भाई, कोई भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या बना ले, सेम बना ले। सर कैसे बनाएंगे वो भी बताएंगे। कोई अब जो भी इक्वेशन दे रखी है उनके अंदर से चाहे तू एक्स, अगर मान लो एक्स और वाई में है तो किसी भी एक कोफिशिएंट, एक वेरिएबल के कोफिशिएंटों को इक्वल कर ले। अगर पहले से दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो उनको इक्वल करना है, बाद में क्या करना है सर, सब्ट्रैक्ट करना, बस इतना से काम है। चलो कैसे करते हैं, मेरी बात सुन। एलिमिनेशन मेथड में तेरे को करना है किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक है, और उसके बाद क्या कर देना है, उनको आपस में क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सर देखना, अब इसके अंदर आप ना एक्स के कोफिशिएंट सेम करना चाहते हैं, इसमें एक्स के कोफिशिएंट सेम नहीं है, ठीक है, तो कैसे करेंगे। अच्छा वाई के कोफिशिएंट, सर वाई के कोफिशिएंट सेम है तो इसमें सब्ट्रैक्ट करें, नहीं इसमें ना तू ऐड कर दे, क्या कर दे, ऐड कर दे, क्योंकि अपने को एक वेरिएबल को कट करना होता है। लेकिन मेरी बात सुन ले, पहले आप कोफिशिएंट को सेम बनाना, एक्स वाला बना के देखते हैं, बाद में आप जो एक्सरसाइज है उनमें अगर ऐसा आ गया तो डायरेक्ट आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो सुनो मेरी बात, अब इसके अंदर मैं एक्स के कोफिशिएंट चाहता हूं कि वो सेम बन जाए। अब सेम बन जाए तो उसके लिए क्या करूंगा, इसका जो भी कोफिशिएंट है वो उठकर मल्टीप्लाई होगा इस इक्वेशन के साथ, ठीक है सर, और इसका जो भी कोफिशिएंट है वो उठकर इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब पहली इक्वेशन है, इसको, इसका जो दूसरी इक्वेशन का जो भी कोफिशिएंट है एक्स का, मैं अगर एक्स के कोफिशिएंट सेम बनाना चाह रहा हूं तो इसका कोफिशिएंट कौन है, 2 है। सर 2 को उठाओ और इस पूरी इक्वेशन से गुणा कर दो, ठीक है भाई। अच्छा और इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं, सर इसके अंदर अगर x का कोफिशिएंट तू सेम बनाना चाहता है तो इसका कोफिशिएंट कौन है, 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1, इस 1 को उठा और पूरी इक्वेशन से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे होता 4 होता तो 4 को उठाता और पूरे से क्या कर देता, मल्टीप्लाई कर देता। सर अगर यहाँ पे 3 होता, कोई बात नहीं भाई, जो भी है ना उसको उठा और पूरे से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। अच्छा अब बता, अब इसका कोफिशिएंट कौन है, 1 है, तो इसको इस पूरी से मल्टीप्लाई करेगा। इसका कोफिशिएंट कौन है, 2, तो इसको इस पूरी से मल्टीप्लाई करेगा। ऐसा करने से तेरे x के कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगी। पर अपने को तो लिखना भी है ना कुछ, तो आप बोल मेरी बात सुन, इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 2 से, 2 से मल्टीप्लाई, और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करवा रहा है तू, 1 से, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कौन है, 1 है। तो आप लिखेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे भाई, देख तो लिख दे, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय किससे, किससे, 2 से, 2, ठीक है, एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 1, इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा, जो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ना भाई, तो वी गेट लिख दे, तो तेरे को क्या मिल जाएगा भाई, देख अगर तू मल्टीप्लाई करेगा भाई, अगर तू मल्टीप्लाई करेगा, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, अगर वो इसका कोफिशिएंट पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर, मेरी बात सुन, इसका कोफिशिएंट कौन, 2 है ना, क्या है, 2 है, इस 2 को उठा और पूरे से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, कर, 2 उठा, उठा दिया, पूरे से मल्टीप्लाई कर, तो यहां मल्टीप्लाई में गया तो कितना हो गया, 2x हो गया, देख 2x हो गया बच्चे, ठीक है। अब इसके साथ गया 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, 6y आ गया, ठीक है। सर 2 गया, यहां पे भी मल्टीप्लाई, ये उठकर गया भाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी हो रहा है, इसके साथ भी, जब तू 6 के साथ करेगा तो तेरा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, देख कर दिया, ठीक है। अच्छा सर अब इसका क्वेश्चन कौन है, 1, इसको उठा और इस पूरे से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। अगर 1 की मल्टीप्लाई करेगा तो क्या कोई फर्क आएगा, क्या कोई फर्क नहीं आएगा भाई, बिल्कुल सेम के सेम लिख दे। मान लो 1 की इसके साथ कोई फर्क नहीं आया तो बिल्कुल तूने सेम लिख दिया, लिख दे, जो भी है जैसा है वैसे का वैसे इसको लिख दे, कर दिया, ठीक है। उसके बाद सुन ले,
अगर यहाँ पे कोफिशिएंट सेम बन गए, उसके बाद तेरे को करना क्या है, उसके बाद तेरे को इस नीचे वाली लाइन के क्या करने हैं, साइन चेंज करने। बेटा क्या करने, साइन चेंज करने। सर कुछ नहीं है, तो ये क्या प्लस का है, क्या है बेटा, प्लस का है। ठीक है, देख इसका साइन क्या है, प्लस का है, तो मैंने किसका कर दिया, माइनस का कर दिया। क्लियर है, इसका साइन क्या है, सिर्फ नीचे वाले के साइन चेंज करने, इसको अपन सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसका साइन क्या, प्लस का, माइनस का, इसका क्या कर दे, प्लस का कर दे भाई। अब इसका साइन बता क्या है, कुछ नहीं है, तो प्लस का है ना, तो इसको किसका कर दे, माइनस का कर दे। देख कर दिया ना, ठीक है। उसके बाद मेरी बात सुन ले, तो कर दे सब्ट्रैक्ट, कर दे भाई। ठीक है, ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब देख मेरी बात सुन, ये किसका साइन है, प्लस का। सर माइनस का, अरे माइनस से काम चलता निकम में, तो आप ये साइन क्यों लेते, फिर किसका लेते, प्लस का लेते हैं ना भाई, किसका लेंगे। अब आपा ये साइन लगे, ये नहीं है, अगर इनसे काम चला ही नहीं तभी तो अपन चेंज किया भाई। तो ये किसका, प्लस का, ये भी किसका, प्लस का। अगर निशान सेम है तो रकम में जुड़ती है, क्या होता है, रकम में जुड़ती है। देख ले भाई, ये दोनों निशान सेम है तो रकम में जोड़ दे। 6 और 3 कितना हो गया, देख 9 हो गया। कितना हो गया, 9 हो गया। सर अब निशान किसका दूं, अरे भाई तू निशान दे ले बड़े का, बड़ा कौन है, 6। सर इसके सामने क्या, प्लस का, प्लस का दिखाने की जरूरत नहीं है तेरे को। ठीक, अब यहां देख सर, ये माइनस का और ये किसका, प्लस का, सारा कैंसिल हो गया। रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया भाई, 0 आ गया। देख 9y इक्वल टू आ गया 0। अब मैंने तेरे को बोला, मेरी बात सुन ले, किसकी वैल्यू निकालनी है तेरे को, y की। क्या जिसकी तू वैल्यू निकालना चाहता है, क्या उसके प्लस माइनस में कोई वैल्यू है, सर नहीं है। अगर पहला रूल अप्लाई नहीं होता, उसके बाद गुणा या भागवाड़ी देख, सर ये रहा 9 है, इसको कहां ले जा, डिवाइड में ले जा भाई, ले जा। देख ले आया, और 0 के नीचे कुछ भी आया तो सारा क्या होगा, 0 होगा। y की वैल्यू आ गई, सर y की वैल्यू आ गई। अब इसका क्या करें, अब किसी भी इक्वेशन में रख दे, तेरी मर्जी है, पहली में रख, दूसरी में रख, उससे कोई फर्क नहीं है। अब y की जो वैल्यू आ गई ना, इसको उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। आप लिख देंगे यहाँ पे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन उठा ले बेटा, मेरी बात सुन ले, क्या इक्वेशन है, फर्स्ट देख ले, x प्लस में 3y इज इक्वल टू कितना, 6 था, रख दे। y की वैल्यू क्या आई थी तेरे पास, 0 आई थी ना, 0 आई, रख दे, उठा रख यहाँ पे, पकड़ 3 और यहाँ पे रख दिया तूने 0। देख मेरी बात सुन, ये सारा हो गया ना, 0 हो गया, तो x की वैल्यू तेरे पास कितनी आ गई, 6 आ गई भाई, 6 आ गई। तो y की वैल्यू कितनी आई, 0, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। क्लियर है, तो x की वैल्यू कितनी आई, 6, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई भाई। तेरा आंसर आ चुका है, ये आंसर आ चुका है। इसको बोलते हैं आप एलिमिनेशन मेथड। कौन सा बोलते हैं, एलिमिनेशन बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है भाई। तो भाई ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, ठीक है, जिसके अंदर 3 मेथड थे, आपने तीनों मेथड सोल्व कर लिए। ग्राफिकल मेथड कौन सा, दूसरा कौन सा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा कौन सा था, बोल 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 जल्दी बोल, कौन सा था, एलिमिनेशन मेथड था। ग्राफिकल मेथड को आपने बिना रिप्रेजेंट किए ग्राफ के ऊपर, उससे पहले आपने आंसर बता दिया कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका एक आंसर आएगा या कोई आंसर आएगा ही नहीं, अगर आएगा तो कितने आंसर आएंगे, कौन से मेथड से, रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड में क्या बोला था, a1 बाय में a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 है, तो लाइनें इंटरसेक्ट करेगी ग्राफ के ऊपर और एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, जिसको अपन क्या बोल दिया था, क्या बोला था, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, और दूसरा, अगर a1 बाय में a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2 तीनों रेशियो इक्वल आ गए, तो लाइनें कोइंसिडेंट है, मतलब एक लाइन के ऊपर क्या है, दूसरी लाइन है, यानी इनफाइनाइट बार टच कर रही है, एक दूसरे को कवर कर रही है, तो उसके मैनी सॉल्यूशन हो गए। क्लियर। और तीसरा क्या था, अगर b1 बाय में b2 और c1 बाय में c2 नॉट इक्वल टू आया, तीसरा रेशो नॉट इक्वल टू आया, तो आपने बोल दिया लाइनें पैरेलल है। क्या है, लाइनें पैरेलल है, मतलब आपस में कट ही नहीं कर रही। अब कट ही नहीं कर रही तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है भाई, नो सॉल्यूशन बोल दिया था। ठीक है सर, फिर एक वर्ड हो रहा था सर, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बेटा अगर केस बनता है पैरेलल वाला, तो जो इक्वेशन दे रखी है उनको आप बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, चाहे फिर वो बने ठीक है। अगर पैरेलल का केस बनता है तो ही इनकंसिस्टेंट बोलेंगे इक्वेशंस को। ठीक है सर, अगर किसका बना बोल बोल, अगर तेरा बन गया, केस बन गया आपका कोइंसिडेंट लाइन का या इंटरसेक्टिंग लाइन का, अगर केस बनता है तो आपा इक्वेशनों को क्या बोल देंगे, कंसिस्टेंट बोल देंगे। क्लियर है, तो आपा ने इंट्रोडक्शन में किया, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। बेटा जो अपनी एक्सरसाइज है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।